जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नीट का टेस्ट पेपर नंबर 4। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर एसपी सिंह सर का हमारा मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के तहत हम लोग आज ये पेपर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय ना गवाए हुए आप लोग को पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अरेंज द गिवन एलिमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो बेटा, ये बात ध्यान रखना कि जब भी कभी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करने जाते हैं तो इस बात को देख लीजिएगा, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है तो न्यूट्रल स्टेट में हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सेंस है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। दैट मीन्स हमको सारे जो न्यूट्रल एटम है उन पे पहले एक एक प्लस चार्ज लाना होगा या उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होगा, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो ये जो सारे एटम है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं एटॉमिक वेट के। तो देखिए सबसे कम एटॉमिक वेट है हमारा, सबसे कम एटॉमिक वेट हमारा दिया है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कर लो चाहो तो, एटॉमिक नंबर सबसे कम है। इससे ज़्यादा हमारा एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का है, इससे ज़्यादा सिलिकॉन का है, इससे ज़्यादा हमारा सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस के बाद सल्फर है। ये हम लोग ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लगा दिया। जैसा आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फॉस्फोरस का 15 और सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर ये हमने अरेंज कर लिया। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर सोडियम के लास्ट में 2p6 3s1 आएगा, एल्युमिनियम के लास्ट में बच्चा आ जाएगा 3s2 3p1 और सिलिकॉन में 3s2 3p2 और फॉस्फोरस में लास्ट में आ जाएगा 3p3 और सल्फर में आ जाएगा 3p4। अब क्या करें, क्योंकि अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना होता तो कोई बात नहीं थी, हम लोग ऐसे ही कंपेयर कर लेते, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो चलिए भाई, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देते हैं। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा 3s1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम प्लस और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वैलेंस शेल में 2p6। और एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम पे भी एक प्लस ले आइए, अब यहाँ पर हो जाएगा 3s2। और फिर हम लोग सिलिकॉन की बात करेंगे, सिलिकॉन प्लस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3p1, यहाँ 3p2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जब हम लोग फॉस्फोरस की बात करेंगे तो बेटा फॉस्फोरस में क्या आ जाना चाहिए, आप ही बताइए, 3p2 आना चाहिए और फॉस्फोरस पे +1 ले आए। सल्फर पे +1 ले आइए, क्या आना चाहिए, 3p4 था भाई, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3p3 आ गया, 3p3। अब जैसा कि आप आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं तो पहले आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंटर नंबर को देखना चाहिए, जिसका ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2333। जिस भी एटम का या आयन का मैक्सिमम प्रिंसिपल काउंटर नंबर सबसे कम होगा उसकी आयनेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा होगा। तो इसमें सोडियम प्लस की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये चला जाएगा बेटा सबसे आगे, सबसे आगे चला जाएगा। या आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि हमारा किसी पीरियड में अगर सेम पीरियड है तो फर्स्ट ए एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सबसे कम होती है और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको याद है तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि Na की सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ Na की सबसे कम है, तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता, सेकेंड और फोर्थ में कोई हो सकता, सोडियम सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग एल्युमिनियम और सिलिकॉन में अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन में इसके पास 3s2 है, फुल फील्ड की स्टेबिलिटी है, और इसके पास p1 है, इसके पास फुल फील्ड की स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा एल्युमिनियम प्लस का ज़्यादा होगा सिलिकॉन प्लस से।
और फास्फोरस और सिलिकॉन दोनों के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जिसका जेड ज़्यादा होता है, जैसे कि फास्फोरस का 15 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, तो फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इसके पास स्टेबिलिटी भी है और साथ में जेड भी ज़्यादा है। इस तरह से हमारा जो ऑर्डर सही मुझे दिख रहा है वो ऑर्डर ये है कि सिलिकॉन से ज़्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए सल्फर, और सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए सोडियम। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेकेंड कंपेयर करनी थी और ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सबसे ज़्यादा करेक्ट हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड को आयनाइजेशन एंथैल्पी से के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीसीज M2+ इज दिस एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो अब देखो सोचो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए भाई, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास यहाँ पर मुझे दे रहा है, एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट 56। अगर मुझे Z पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो Z भाई कैसे पता करेंगे? तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉन्फ़िगरेशन में ये जो ऊपर नंबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं। तो अगर इनको ऐड करोगे तो 6 + 6 12, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 2 है प्लस 2 है प्लस 6 है प्लस 2 है प्लस 6 है प्लस 6 है, 2 + 2 6, 2 6 6। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4 6 10 12 18 और 18 + 6 24। 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये 24 इलेक्ट्रॉन M2+ आयन में है। तो जब न्यूट्रल मेटल रहा होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और रहे होंगे, न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन और रहे होंगे, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। और न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन हो जाएगा और प्रोटॉन इक्वल टू Z होता है, यानी कि 26Z हो जाएगा। तो यहाँ पर 26Z आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा न्यूट्रॉन नंबर कितना आ जाएगा? 30। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द ग्रुप एंड पीरियड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको ये याद होगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 में, या आप थर्ड भी कह सकते हो, 32 एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि वहां पर F ब्लॉक भी कंसीडर करते हैं हम लोग। तो ग्रुप 3 में 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, पहले हमें ग्रुप लेना है, 18 है, ये हो नहीं सकता, थर्ड हो गया, और बाकी नन ऑफ दीज का मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ थर्ड आ गया। अच्छा, पीरियड की बात करें तो इस समय लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में पीरियड 6 और पीरियड 7 दोनों में 32 एलिमेंट है। तो अगर ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पीरियड 6 में भी है, पीरियड 7 में भी है। अब पीरियड 7 का तो ऑप्शन है नहीं, हाँ पीरियड 6 का है, तो यही वाला कर लेते हैं। इसलिए 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 का थर्ड हो गया है। 54 पे आ जाइए। अमंग लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन विच हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल इजी है, ये सारे एलिमेंट पीरियड सेकंड के हैं। अब पीरियड सेकंड में हम लोग एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में लगा लेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, उसके बाद बेरिलियम आता है, उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है। अब सर बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? आप कहेंगे सर 3 है, बिल्कुल सही। बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। क्या ये सभी एलिमेंट पीरियड सेकंड के हैं? याद आ रहा होगा। और अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, Z बढ़ता जाता है, ZEF बढ़ता जाता है, तो एटॉमिक रेडियस
डिक्रीज होती चली जाती है। ये हमने किसका ऑर्डर लिखा है? एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत इजी बात है, सब बच्चे तुरंत कर लिए होंगे। अब मुझे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस मांगी गई है, तो किसकी हो जाएगी? लिथियम की। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस लिथियम की हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ रहा है 55, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हीलियम। अब देखिए, ये याद होगा शायद आपको कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली नेगेटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रखते हैं वो लोग कौन होते हैं? नोबल गैस, नाइट्रोजन एटम, बेरिलियम एटम, मैग्नीशियम एटम। इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है सर, और बाकी सबकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है, यानी ये लोग एक दूसरे से सिमिलर है। अब वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हीलियम, तो नोबल गैस में आप जानते ही हो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, इनकी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नियर टू जीरो मानी जाती है, पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इनकी नियर टू जीरो है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियर टू जीरो मानी जाएगी। तो हीलियम के साथ देखिए कार्बन नहीं मैच करेगा, इस लिस्ट में कार्बन नहीं है। मैग्नीशियम इस लिस्ट में है तो मैग्नीशियम मैच करेगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शन देख लें, Cl और ऑक्सीजन भी नहीं मैच करेंगे, इसलिए सही ऑप्शन होगा सेकेंड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हीलियम नियर टू जीरो मानोगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मैग्नीशियम में नियर टू जीरो मानोगे। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना पूछा होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा होता, तो पॉजिटिव कहता हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके इक्विवेलेंट होगी? तो हम कहते हैं मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट होगी। वैल्यू थोड़ा डिफर करता है, लेकिन पॉजिटिव है दोनों। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम O2। चलो लिख लेते हैं पहले, ये मैग्नीशियम है और ये O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो सर रिएक्शन कर रहा है तो ये MgO बनाएगा रिएक्शन को। चलो बैलेंस भी कर लेते हैं, 2Mg प्लस O2 2MgO। इसमें यहाँ पे मुझको कह रहा है कि ये 1 ग्राम लिया गया है और ये मुझे दिया गया है 0.56 ग्राम, 0.56 ग्राम दिया गया। अब मुझे कह रहा है कि बताइए कि कौन सा रिएक्टेंट लेफ्ट होगा और एक्सेस में होगा। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। आप लोग तो जानते हो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, और जो लिमिटिंग नहीं है, जो बचा हुआ है, जो लिमिटिंग नहीं है, जो बचा हुआ है, वो एक्सेस में या लेफ्ट रह जाता है। तो अब जरा लिमिटिंग निकालने का तरीका क्या है? लिमिटिंग निकालने का तरीका ये है कि जो भी रिएक्टेंट का मोल गिवन है या क्वांटिटी गिवन है तो मोल में कन्वर्ट कर लो, उस मोल को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जिस रिएक्टेंट की वैल्यू लोएस्ट आएगी वही लिमिटिंग होगा, जिसकी हाईएस्ट आएगी वो एक्सेस होगा। तो चलिए हम लोग सर कर लेते हैं। देखो 1 ग्राम है मैग्नीशियम, अगर इसका मोल बनाएंगे तो 24 यानी इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 है, बैलेंसिंग नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता, और यहाँ पे बैलेंसिंग नंबर 1 है तो 1 कर दिया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सर। तो दोनों को सॉल्व किया हमने तो देखा 1/48 आ गया, यानी कि इसका आ गया 0.02, ये वैल्यू आ गया। और इसको हम लोग ने सॉल्व किया 0.56 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ गया 0.0175। तो इसका मीन्स ये है, ये लोएस्ट वैल्यू है, ये सर लोएस्ट वैल्यू है, और जो लोएस्ट वैल्यू रखता है लिमिटिंग रेशो की वही लिमिटिंग होता है। सो O2 इज द लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
तो बच्चा जब ये O2 लिमिटिंग है तो मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम होगा लेफ्ट एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस। अब लेकिन यहाँ पे केवल यही नहीं पूछा गया कि कौन लेफ्ट एक्सिस होगा, ये भी पूछा गया कि कितना एक्सिस बचेगा। तो ये कैसे निकाले भाई, लिमिटिंग कौन होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसका मीन से ये 0.56 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो भैया पहले ये पता कर लो कि अगर ये 0.56 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो कितने मैग्नीशियम को अपने साथ कंज्यूम कर लेगा। अगर आपको पता चल गया कि मान लो कि यहाँ पर 1 ग्राम है, 1 ग्राम में मान लो 0.2 ग्राम मैग्नीशियम कंज्यूम हो गया, O2 के साथ रिएक्ट कर लिया, तो 0.8 बच जाएगा, यानी 1 में से 0.2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग इसको लिख लिख के करेंगे। देखो लिख लिख के कैसे कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड से। इस रिएक्शन में देखो 1 मोल O2 है, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कितने मोल, 2 मोल मैग्नीशियम से, यानी कि 2 इंटू 24 ग्राम mg से, 2 इंटू 24 ग्राम mg से। तो अब हमको कितने ग्राम O2 को कंज्यूम करना है, 0.56। तो 0.56 ग्राम O2 कंज्यूम करेगा। ये 2 इंटू 24 48 भी कर सकते हो, या अभी लिख ले रहे हैं फिर कैंसिल कर लेंगे। 2 इंटू 24 32 इंटू 0.56। चलो बच्चा इसको सॉल्व करके देखें कितना आया। तो इसको मैं जल्दी से टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। 48 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 0.56, 0.84 बेटा आ गया। तो 0.84 ग्राम mg कंज्यूम हो गया, किसके साथ, O2 के साथ। बट मेरे को लेफ्ट मांगा, तो लेफ्ट mg कितना होगा, चलिए सर लेफ्ट mg पहले बताइए, टोटल mg कितना था, 1 ग्राम था, ये गिवन है, तो 1 माइनस यूज mg कितना हो गया, कंज्यूम mg 0.84, सब्सट्रैक्ट करो 0.16 ग्राम mg लेफ्ट। तो सर mg लेफ्ट फर्स्ट और थर्ड में हो सकता था ऑप्शन, और 0.16 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। हमको मैग्नीशियम का 1 ग्राम दिया, O2 का 0.56 दिया, कह रहा रिएक्शन होने के बाद कितना मैग्नीशियम बचेगा। तो हमने पहले ये देखा कि इसमें कंप्लीट कौन कंज्यूम होगा, तो कंप्लीट कंज्यूम करने के लिए इसको मोल में बदला और बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड कर लिया। जो वैल्यू जिसकी छोटी आएगी वही लिमिटिंग होगा। O2 लिमिटिंग है, O2 बचेगा नहीं, O2 कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर है मैग्नीशियम का ये बचेगा। तो कितना बचेगा, पहले कंज्यूम पता कर लो। 32 ग्राम O2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग 48 ग्राम mg से रिएक्शन करता है, तो 0.56 0.84 से कंज्यूम होगा मैग्नीशियम के साथ। तो बचेगा कितना, एक टोटल था, 0.84 खर्च हो गया, घटा दिया, आ गया। उम्मीद है कर पाओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है PYQ का। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द लेसिग्नेट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो लेसिग्नेट टेस्ट अगर नाइट्रोजन का करना, और लेसिग्नेट टेस्ट बेसिकली करते किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन को NaCN में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन अगर है भी तो वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो टेस्टिंग मुश्किल है, तो उसको आयनिक में कन्वर्ट करना होता। तो हम लोग पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और NaCN में कन्वर्ट करते हैं। सो जो लेसिग्नेट टेस्ट का बेस है वो तभी पॉसिबल है जब नाइट्रोजन CN में बदल जाए, साइनो में। और साइनो में तभी बदलेगा जब कंपाउंड में C हो। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन ही नहीं है, केवल नाइट्रोजन है, तो सर लेसिग्नेट टेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए एनलीन, क्या एनलीन के पास नाइट्रोजन है, जी हाँ है, कार्बन भी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या जिस भी कंपाउंड में, भाई ऑर्गेनिक बोलेंगे तो कार्बन होगा ही होगा, जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है वो लेसिग्नेट टेस्ट दे देगा।
लेकिन जिसमें कार्बन नहीं है वो लेसिग्ने टेस्ट नहीं दे पाएगा। हाइड्रोजन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा, NH2 होता है। क्या इसमें नाइट्रोजन है? जी हाँ है। क्या कार्बन है? नहीं है। कार्बन नहीं तो लेसिग्ने टेस्ट भी नहीं, इसलिए सही ऑप्शन सेकंड हो गया। आप कहेंगे सर एसिटामाइड के बारे में भी बता दीजिए, तो सर ये एसिटामाइड है, इसमें नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है, तो ये टेस्ट दे देगा। मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें भी मेथिल साइनाइड में नाइट्रोजन भी है CN भी है, तो ये सब लोग लाइसिग्ने टेस्ट देंगे, हाइड्रोजन नहीं देगा। A mixture contain 4 solid compound A, B, C, D. Only C change from solid to vapor. भाई गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर जा रहा है, इसका मीन्स आप समझ गए होंगे, ये एक सब्लिमेटिव कंपाउंड है। कौन? सी के अंदर सब्लिमेटिव नेचर है। जैसे कैम्फर, कपूर, गर्म करोगे सीधा वाष्प अवस्था में वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से। तो ये सॉलिड CO2, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब सब्लिमेटिव कंपाउंड है। और इनको नॉन सब्लिमेटिव इम्प्योरिटी से किस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं या सेपरेट करते हैं सर? सब्लिमेशन मेथड से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ ABD कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम C, यानी C को हटाना है, ABD एक तरफ आ जाए, C दूसरी तरफ आ जाए। प्रोसेस कौन सा होगा? सब्लिमेशन। समझ गए हो? सब्लिमेशन यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी और कोई मेथड इसमें यूज नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलिए नेमिंग आ गई, IUPAC नेमिंग आ गई, तो IUPAC नेमिंग करते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हमारा एथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, और दो यहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगे हैं, मेथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसमें लोएस्ट लोकेंट सेट रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर तुम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 2 आएगा, और अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 1 2 आएगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लो कि ये मेथिल ना होता और एथॉक्सी ना होता, तो ये कौन सा एल्केन होता? साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होता। लेकिन इस साइक्लोहेक्सेन पर ये सब साइड चेन आ गई। 1 पे 2 मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल। डाई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंपेयर नहीं करते, तो मिथाइल को कंपेयर करेंगे। और ये सर क्या आ गया? एथॉक्सी। एथॉक्सी का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो पहले हमको इस पे लिख लेना होगा 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। और फिर 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। ऐसा कोई है ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन देखो दिख रहा, 1 1 डाई मिथाइल। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपका इसमें मैच कर रहा है, और ये हमारा नाम पूरा बन गया है 2 एथॉक्सी 1 1 डैश डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए 59 हो गया। 60 क्वेश्चन, अरे एक और IUPAC नेम आ गया। अब जब हम लोग इस तरह के IUPAC नेम करते हैं जिसमें मल्टी फंक्शन ग्रुप हो और अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो हमें ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या करना पड़ता है? मेन फंक्शन ग्रुप सबसे पहले लोगे प्रियोरिटी ऑर्डर में, फिर रखोगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाओगे, नंबरिंग करोगे, और फिर जाओगे साइड चेन, साइड चेन, या फिर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप पे, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग करते समय सबसे पहले लोएस्ट नंबर दोगे जो मेन फंक्शन ग्रुप है, जिसकी प्रियोरिटी टॉप पे है। और अगर कोई दो है फंक्शन ग्रुप तो और डबल बॉन्ड भी है, तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेन फंक्शन ग्रुप के बाद हम लोग सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की तरफ चले आए। मेन फंक्शन ग्रुप के बाद हमें जाना है मल्टीपल बॉन्ड पे, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमें कंसीडर करना है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप या फिर साइड चेन।
तो चलिए हम लोग इस कंपाउंड को देखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें सर हमारा लगा है एक तो ये कीटो ग्रुप लगा है, कीटो। एक हमारा अल्कोहलिक ग्रुप लगा है यानी हाइड्रोक्सी, और एक डबल बॉन्ड लगा है। तो सीधी सी बात है, कीटो और अल्कोहल में कीटो की प्रियोरिटी ज़्यादा है, सीनियर ग्रुप है, तो उसको देंगे नंबर 1। यहाँ पे देंगे नंबर 1। अब कुछ बच्चे नंबर 1 यहाँ सोचेंगे OH की प्रियोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। OH भाई प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर है डबल बॉन्ड से, तो वो सोचेंगे कि OH की तरफ से नंबरिंग करनी चाहिए और 2 नंबर OH को दे दे। लेकिन जैसे मैंने बताया, मेन फंक्शन ग्रुप के बाद सारे फंक्शन ग्रुप बेकार। मेन फंक्शन ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये यहाँ पर नंबरिंग जाएगी 2, उधर वाला जाओगे गलत हो जाएगा। 2 3 4 एंड 5। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोग के टीचर्स ने पढ़ाया है। अब हम लोग ने यहाँ पे जब ये नंबरिंग कर ली, तो हम लोग ये कहेंगे कि 5 पे ये हमारा साइड चेन लगा हुआ है, और साइड चेन का प्रीफिक्स रखते हैं। तो OH का प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। इसका मीन्स है 5 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारे पास साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट आ जाएगा। और इसमें देखो डबल बॉन्ड है बेटा सेकेंड नंबर पे, तो पेंट 2 इन और 1 ओन। अगर 1 नहीं भी लिखते तो चलता, हमें तो ऑप्शन स्टडी करनी है, तो अब मिला लेते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन मुझे तो मिलता जुलता लग रहा। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंट 2 इन ओन। जैसे मैंने बताया कि 1 पोजीशन अंडरस्टूड है, तो 1 नहीं भी लगेंगे तो काम चलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 को हटा दें तो भी हमारा काम चल रहा है। तो ये हो जाएगा इन और ओन। ओन को मिलाना है तो मिला लो पास में। ये लीजिए, ये आपका नेम तैयार हो गया, और यही ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कर लिया 60 का। 61 देख लीजिए, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट का फॉर्मूला सभी जानते हैं। अमोनियम यानी कि NH4, फॉस्फो मीन्स NH3PO4, और मोलिबडेट में 12MOO3 आ जाता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। ये अमोनियम फॉस्फेट में MOO3 आना चाहिए, MOO4 नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये आपने याद किया होगा। ये अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट कब बनता है? जब हम लोग अमोनियम मोलिबडेट की रिएक्शन कराते हैं H3PO4 से या सोडियम फॉस्फेट से फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर द डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो ये हमारा कैनरी येलो कलर का कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 62 क्वेश्चन है। 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ड्यूमास मेथड का क्वेश्चन है, तो W पहले नोट कर लो, 0.4 ग्राम है। आगे नोट कर लेते हैं, 22.4 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है सर, V दिया गया मुझे 22.4 ml, और ये दिया गया है नाइट्रोजन गैस है 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, यानी कि STP पे दिया। अच्छा, आसान कर दिया। देखो ड्यूमास मेथड में हम लोग अक्सर पहले STP पे निकालते थे, तब मेन फॉर्मूला में पुटअप करते थे। यहाँ आसान कर दिया गया, सीधा सीधा, ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं आई, सीधा सीधा मुझे STP पे निकाल के दे दिया। बहुत अच्छा मेरे लिए। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है सर। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का ड्यूमास मेथड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो इसका छोटे वाला फॉर्मूला आता है। बहुत बढ़िया बात है, अगर छोटे वाला फॉर्मूला आता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका दोनों जीरो कट कर देते हैं, इसके दोनों जीरो से 28 का 8 टाइम्स 224 में जाएगा। तो अब इसका छोटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका छोटा फॉर्मूला हो जाएगा सर
वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऊपर रखना है और नीचे रखना है 8 इंटू डब्ल्यू, बस और कुछ नहीं करना। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमने रख दिया है 22.4 और नीचे रख दिया है 8 और डब्ल्यू की जगह पे रख दिया है 0.4। तो अगर ये हम लोग डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा दीजिए और ये 4 को देखिए क्या ये 22.4 में जाएगा, हाँ लग तो रहा चला जाएगा, तो 4 से कैंसिल करिए, तो 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24 और 8 का 56 में 7 टाइम चला जाएगा, तो आंसर 7% होना चाहिए और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ, इजीली निकाल सकते हो। 62 का सेकंड हो जाएगा 7%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बाप रे बहुत सारे फिगर बन गए बड़े बड़े, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अमंग द गिवन सेट ऑफ कंपाउंड हाउ मेनी आर हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक मीन्स ये है कि सर कार्बन कार्बन की जो रिंग होती है उसमें कोई अदर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर एटम आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता। अगर कार्बन 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 सब होते तो ये होमोसाइक्लिक हो जाता है, यानी कि रिंग के अंदर अगर सब कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है, रिंग के अंदर अगर कार्बन के साथ कोई अदर कोई एटम है जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर तो हेट्रोसाइक्लिक है। तो इसमें देखो ये रिंग में हम लोग चेक करते हैं, ये कार्बन है, देखो जो पॉइंट होता है वो कार्बन होता है, कार्बन 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 लिखा नहीं जाता, तो ये होमो है सर, होमो। इसमें देखो ये कार्बन है लिखा नहीं जाता, होमो हो गया, होमो हो गया, ये अरे भैया ओ आ गया तो ये तो हो गया हेट्रो। कार्बन 2 है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन 3 है, एक नाइट्रोजन है, हेट्रो। कार्बन है सब, होमो हो गया ये भी, यहाँ पे भी कार्बन है। देखो रिंग के बाहर नाइट्रोजन होने से हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो जाएगा, साइक्लिक मतलब रिंग के अंदर। आप कहोगे सर इसमें भी तो नाइट्रोजन था बट ये बाहर था, इसमें भी तो ऑक्सीजन था बट ये रिंग के बाहर था, तो ये हेट्रो में नहीं आएंगे। अब इसमें रिंग के अंदर है ओ है तो ये भी हेट्रो हो गया, इसमें एस है ये भी हेट्रो हो गया, रिंग के अंदर जैसे बताया ना ओ आएगा, एन आएगा, एस आएगा, कोई एक चीज आएगी। तो मैं काउंट कर लूं भाई 1 हेट्रो 2 हेट्रो 3 हेट्रो 4 हेट्रो, होमो 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 होमो, तो 4 हेट्रो है। तो यहाँ पर भैया नीचे ऑप्शन दे दिया गया, अलग पेन ले ले रहा हूँ आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो 63 का फर्स्ट हो गया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 64, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन। अच्छा लेसिग्नेटस वाली बात है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड याद होगा किसके लिए हम लोग मिलाते हैं, सल्फाइड में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं तो वॉयलेट कलर आ जाता है सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड का, वॉयलेट कलर आ जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है, सल्फर की प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है। तो 64 का फर्स्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा कंपाउंड आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट IUPAC। अब सबका चेक करना पड़ेगा कौन इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है, तो सबका चेक करते हैं एक एक करके। चलिए सर पेन ऐसा ले लें कि वाइट पे चल जाए, चलो ब्लू ले लिया। ये देखो ये C है, ये भी C है और ये C है हमारा, और ये एक ईस्टर है क्योंकि इसमें COO COO C2H5 है। तो जब हम लोग ईस्टर की नेमिंग लिखते हैं तो पहले हम लोग, अब इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं अलग से और नेम लिख लेते हैं। तो ये देखो एक कार्बन ये है तो ये CH3 हुआ, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये COO, फिर CH2 CH3, ये है इसका स्ट्रक्चर। 4 कार्बन की चेन ये है और 2 कार्बन उधर है और बीच में 2 O है। या अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको C2H5 लिख लो। और ईस्टर का नाम लिखने में पहले जो O से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखते हैं। तो ये है एथिल और 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट, ये सही है। इसको देखिए ये क्या है कंपाउंड में, देखिए पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, फिर Cl,
फिर हमारा Cl के बाद एक कार्बन और फिर COCl, यानी ये एल्केनोइल हैलाइड का केस है। अब इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक हमारा COCl है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, एक कीटो है। और यहाँ पे नंबर काउंट कर ले भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भाई, ठीक है बिल्कुल। तो देखो ये 6 कार्बन की चेन का एक हेक्सेनोइल क्लोराइड है। अब उसमें साइड चेन क्लोरो की और कीटो की या ऑक्सो की लगी हुई है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेंगे ऑक्सो है या कीटो है। अब ऑक्सो कीटो का उसी हिसाब से अल्फाबेटिक देखेंगे। तो इन्होंने कीटो लेके किया है, ऑक्सो लेके नहीं किया है। तो कीटो का के और ऑक्सो और क्लोरो का सी पहले आता है। नंबरिंग देखो हम लोग ने ऐसे कर ली, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्लोरो है सर, सही हो गया। 4 पे कीटो है, बिल्कुल सही हो गया। हेक्सेन 6 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है, ऑयल क्लोराइड, ये भी सही हो गया। अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये कंपाउंड कैसा है। एक देखिए CH3 लगा हुआ है, ये वाला C, फिर ये एक C से जुड़ा है और फिर से CH3 है, और फिर ये C के साथ एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ एक C और है और इस पे OH है। यानी कि अगर नंबर वाइज देखें, यहां से अगर काउंट करें, इस फिगर को देख लें अगर, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है। लेकिन जब हम लोग कॉर्नर से यहां से स्टार्ट करते हैं तो OH दूर हो जाता है और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। अगर हम लोग यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें इस साइड से, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड पास में आ रहा है और 1 नंबर पे OH आ रहा है। तो कैसे होगा, देखो 4 नंबर पे एक मेथाइल की साइड चेन छूटी हुई है, तो नाम हो जाएगा 4 मेथाइल। देखें भाई इन्होंने क्या दिया, 4 मेथाइल, अभी तक तो सब सही है। फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, पेंट देखें इन्होंने दिया, हाँ भाई पेंट दिया। फिर दो नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 ईन। अब इन्होंने 3 पर ईन डाल दिया, बस यही गड़बड़ हो गया। और 1 नंबर पे OH है तो 1 ऑल या केवल ऑल कर लो। तो 4 मेथाइल पेंट 3 ईनॉल की जगह पे 4 मेथाइल पेंट 2 ईनॉल होना चाहिए। ये नाम गलत लिखा है, इसलिए जो गलत इनकरेक्ट IUPAC नेम पूछा था वो थर्ड हो जाएगा। आप कहेंगे सर फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे थे चेक कर लेते हैं। देखो ये C है, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो दिख ही रहा ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो बिल्कुल ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट IUPAC में रखा जाएगा। फंक्शन ग्रुप काउंट करने, फंक्शन ग्रुप चलो काउंट करते हैं। अब इसमें फंक्शन ग्रुप में क्या है कि कुछ लोग ये कीटो और ये एल्कोहल काउंट कर लेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये COOH है तो एक फंक्शन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है। ये साइनो है, ये सेकंड फंक्शन ग्रुप है। ये हमारा एल्कोहल है, ये थर्ड कम फंक्शन ग्रुप है। और ये हमारा एमाइड है, एमीन और कीटो मत गिन लेना, एमाइड है, ये फोर्थ फंक्शन ग्रुप है। इस तरीके से इसमें जो फंक्शन ग्रुप हमारे पास आए वो आए फोर्थ फंक्शन ग्रुप। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पहला देखो COH है, मिला के रखना था, तो COH फर्स्ट फंक्शन ग्रुप, फिर साइनो सेकंड फंक्शन ग्रुप, फिर ये OH के दोनों तरफ कोई ऐसा वो नहीं है जिससे हम इसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कंसीडर करते। तो थर्ड यानी एल्कोहलिक ग्रुप है और ये एमाइड ग्रुप है, बाकी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IUPAC नेम लिखना है फिर से। अब इसमें देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग इसको CHO एल्डिहाइड समझ लेते हैं, तो वो गलती हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये असल में क्वेश्चन ऐसे है, देखो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले H लिख लो और फिर C डबल बॉन्ड O लिख लो, फिर C डबल बॉन्ड पे N लिख लो और इस N पर 2 CH3 जोड़ दो। अब बेटा मैं थोड़ा बेसिक बात बताऊंगा, हो सकता है मतलब ये समझ लो कि ये कंपाउंड जब बन रहा होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर CH3 ना हो, यहाँ पर सर NH2 हो।
तो ये सीधा सीधा एक एमाइड बन जाएगा, सिंपल एमाइड, और इसका नाम हो जाएगा मीथेनामाइड। मीथेनामाइड, ये मीथेनामाइड है। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक इम्प्रूवमेंट करें और एक एच हटा के यहाँ पर एक हम जोड़ दें CH3, तो इससे हम लोग कह देंगे एन मेथिल मीथेनामाइड। लेकिन अगर हम इसमें दो CH3 जोड़ देंगे तो हमारा वही कंपाउंड बन जाएगा जो हमें चाहिए था, और जो एल्काइल ग्रुप जिस पे नंबर नहीं पड़ रहा, जो साइड चेन है और N पे जुड़ा, उसको 1 2 3 नंबर नहीं N करके लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, N, डाई मेथाइल मेथेनामाइड। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। अब हो जाएगा N, डाई मेथाइल मेथेनामाइड, ये हो जाएगा इसका N, डाई मेथाइल मेथेनामाइड। तो ये नाम आपने सीख लिया। 68 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेन आइसोमर। चेन आइसोमर की पहचान क्या होती है, चेन आइसोमर की पहचान होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका जो स्केलेटन है कार्बन चेन का वो डिफरेंट होना चाहिए, या जो नेम लिखें तो उसमें वर्ड रूट मेन चेन हमारी पेरेंट कार्बन चेन में अलग नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5 है मेन चेन में, 1 2 3 4 है मेन चेन में, 1 2 3 है मेन चेन में। तो ये तो सबूत हुआ कि ये चेन आइसोमर हो सकते हैं। अब जरा चेक कर लो कि कार्बन टोटल सब में 5 है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 कार्बन है। H चेक कर लो, 3 2 5 2 7 2 9 एंड 12, H 12 है। यहाँ भी 3, यहाँ गलती से बीच में 3 छप गया है, देख लीजिएगा। इसको हम लोग कट करके यहाँ पर कर दे रहे हैं 2, ये 2। तो 3 3 6 3 9, एक 10 और 12, H भी बराबर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12 है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट मेन पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग हो या अलग अलग नंबर वाली हो तो समझ जाना चेन आइसोमर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चेन आइसोमर है, इसलिए आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डाइनाइट्रोबेंजीन कैन एक्सेबिट आइसोमर। चलिए भाई, डाइनाइट्रोबेंजीन सबको पता कैसे बनेगा। एक तो ये बन जाएगा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। NO2 यहां रखो और NO2 यहां रखो। क्या आपको पता है इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? क्या इसको मेटा बोलते हैं? नहीं सर। क्या इसको पैरा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसको ऑर्थो बोलते हैं? हाँ सर। क्या ये 1-2 पोजीशन है? ये 1-2 पोजीशन है बेटा। और 1-2 पोजीशन पे अब हमारे अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के ऑर्थो डेरिवेटिव्स होते हैं। और अगर 1-3 पोजीशन पे जुड़ेंगे, 1-3 पोजीशन पे अगर NO2 जुड़ेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वो मेटा पोजीशन है। 1-3 पोजीशन हमारी मेटा आइसोमर है। और अगर हमारा 1-4 पोजीशन है NO2 की, दो सब्स्टिट्यूएंट की, तो वो पैरा होगा। ये हमारा ऑर्थो है, ये हमारा मेटा है, ये हमारा पैरा है, और 3 ही आइसोमर इसके बनेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 3 आइसोमर डाइनाइट्रोबेंजीन के बन जाएंगे। आइसोमर्स कौन से कंपाउंड होते हैं? तो आइसोमर कंपाउंड वो होते हैं, पहली शर्त होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और दूसरी शर्त ये होती है उनकी कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफर करे, एक या एक से ज्यादा। और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो सकता है, उनका जो है स्पेसिफिक हीट अलग हो सकता है, उनका ऑप्टिकल
उनका प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात ही नहीं की गई, ये भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। एंड केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम बता दी, तो गड़बड़ हो गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे सही ऑप्शन फोर्थ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल यानी एल्कोहल का दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर है वो ईथर है सर, सब बच्चे जानते हैं। एल्कोहल और ईथर का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n + 2O होता है, ये सेम है। इसलिए ये एथॉक्सी एथेन है, हो सकता था। मेथेनॉल ये तो एल्कोहल ही है, तो ये आइसोमर अगर ये कोई दूसरा स्ट्रक्चर रखता तो हो सकता था। एसीटोन, देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि एसीटोन में 3 कार्बन है, यहाँ एथेनॉल में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन और 3 कार्बन में मोलर मास अलग अलग हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। मेथेनॉल में 1 कार्बन है, तो फिर से मोलर मास अलग अलग हो गया, तो ये हो नहीं सकता। एथॉक्सी एथेन में C2H5O C2H5 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है। भैया पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करो, यानी कार्बन नंबर सेम करो, फिर सोचो कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन हो सकता है। तो मेथॉक्सी मेथेन का फॉर्मूला ये होता है, ये मेथॉक्सी मेथेन का फॉर्मूला है। और ये हमारा C2H5OH में देखो 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 6H है, यहाँ भी 6H है, एक हो, दैट मीन्स ये सब मैच कर रहा, इसीलिए हमारा मेथॉक्सी मेथेन जिसमें कि 2 कार्बन थे वही हमारा आइसोमर होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर, सब जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। Which of the following isomerism is shown by acetone and propanol, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, दोनों में कार्बन नंबर सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका मीन्स है ये लोग भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो दो क्वेश्चन लगातार फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के आ गए, इसमें भी थर्ड है। विच आर मेटामर्स, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब मेटामर्स चेक करते हैं, पहले तो भाई कार्बन नंबर चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो सकता है। अब जो फंक्शन ग्रुप है बाईवेलेंट, उसके इस तरफ देखो मिथाइल है और इस तरफ एथाइल है। मेटामेरिज्म होता क्या है, बाईवेलेंट फंक्शन ग्रुप जैसे कि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, जैसे C डबल बॉन्ड हो बीच में, उनके किसी एक साइड एल्काइल ग्रुप का कार्बन नंबर अगर डिफर कर जाए तो एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये इधर CH3 आ रहा है, इधर CH3 CH2 आ रहा है, ये हमारे मेटामर्स हो गए। इसमें देखिए 2 2 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये एल्कोहल है और ये हमारा ईथर है, तो एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, मेटामर्स नहीं होंगे। मेटामर्स में दोनों में ही हमारा बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। इसमें देखो ये ईथर है, ये ईथर है, यहाँ पर 1 और 2 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, और इसमें हमारा CH3O C2H5 और अरे ये तो सेम बात हो गई। अगर हम इसको पलट के लिख दें तो ये CH3 इधर आ जाएगा O, और ये CH2 CH3 को मिला लें C2H5। भाई जैसे कि ये पेन है, अब ये एक पेन रखा और एक ये पेन रखा हो, तो क्या अलग अलग चीज है, सेम चीज है, इसी पेन को घुमा के रख दो तो ऐसा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये आइसोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी।
ये सर कौन है? ये एसीटोन है। इसके पास, हमारे पास 3 कार्बन का एसीटोन है, ये 3 कार्बन का प्रोपिनल है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप, ये आइडेंटिकल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो बचा कौन? फर्स्ट। तो सबसे सही ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसमें एल्काइन है, इसमें एल्काडाइन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। बाकी इसमें देखो पोजीशन वाली बात तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो पोजीशन की बात कर लेते। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन थर्ड है। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन यानी 51 से 75 मैंने डिस्कस किए, आगे आपको सर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट किसी पेपर डिस्कशन में फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बेटा सर ने 75 तक कर दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 76 से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं बेटा। 2 क्लोरोहेक्सेन एंड 3 क्लोरोहेक्सेन आर कौन से आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चा, 2 क्लोरोहेक्सेन तो बना लेते हैं, और 2 क्लोरो है तो 2 पे क्या लगा दो? क्लोरीन। तो ये 2 क्लोरोहेक्सेन हो गया। और आपसे कह रहा है 3 क्लोरोहेक्सेन, तो 3 क्लोरोहेक्सेन भी हम लोग बना लेंगे। ये आपका 3 क्लोरोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली चीज़ है भाई कि यहाँ पर 1 2 पर क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। यहाँ पर 1 2 3 पर क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। दोनों में किसका चेंज किया गया है? जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका चेंज किया गया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो पेरेंट चेन में है वो भी सेम है, उसको नहीं टच किया गया है। तो इसका मतलब कि कौन से आइसोमर्स हैं बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट की प्लेस को क्या किया गया है? चेंज किया गया है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को सेकंड पोजीशन से कहाँ ले जाया गया है? थर्ड पोजीशन पे। तो पोजीशन चेंज की गई है किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। अगर बेटा हम इस चेन में चेंज करते, जो आपकी 6 कार्बन की जो चेन बनी हुई है इसमें चेंज करते, तब क्या हो जाता? चेन आइसोमर्स। बट देखो 6 कार्बन की पेरेंट चेन यहाँ पर भी है और 6 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं है। तो ये चेन आइसोमर तो होगा नहीं। मेटामर्स में भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। कोई भी ऑक्सीजन बीच में आया नहीं, ठीक है ना, या फिर कोई भी ईथर टाइप का कंपाउंड नहीं है, और नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा। ओके 77 द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कौन डिफाइन करता है बेटा? ठीक है, इस चीज को बताते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन प्लस अगर न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो ये जैसे हाइड्रोजन 1 लिखा हुआ है, फिर C12 C13 C14, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कार्बन के क्या लिखे हुए हैं? आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो कौन मेन होता है और किससे डिसाइड होता है बेटा? कौन डिफाइन करता है? तो आपको पता होगा कि जो C12 है, क्या है बेटा? C12, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। हाँ, 6 आपके प्रोटॉन है एंड 6 क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। तो यही क्या करेगा? डिफाइन करेगा एटॉमिक मास को, ठीक है। वो भी स्टैंडर्ड यूज फॉर, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा, C12, ठीक है ना। और यही मेन आइसोटोप्स भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, जनरली ऐसा लिखा रहता है C6 और 12। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरीवन क्लोरीन 37 आइसोटोप्स दिया गया है एंड दूसरा दिया गया है बेटा क्लोरीन 35 आइसोटोप्स इन अ सैंपल ऑफ क्लोरीन, व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्लोरीन 35 दिया गया है
और क्लोरीन 37 दिया गया है, तो आपको बताना चाहेंगे इसका जो अबंडेंस होता है वो 75% या करेंस जो होता है 75% होता है, इसका आपका 25% होता है। अगर इनका रेशियो निकालें तो ये 3:1 आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा किसका, एवरेज एटॉमिक मास का। तो यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास निकाल लीजिए। तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा आपका 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइड बाई 3 + 1 4। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 35 × 3 करो तो 105 आ गया, ठीक है ना। और 105 + 37 करोगे तो कितना आएगा, 37 142 और डिवाइड कर दो बेटा किससे, 4 से। तो ये आपका समथिंग आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, एग्जैक्ट 35.5। कितना आ जाएगा बेटा, 35.5। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ भाई। चलो तो ये आ जाएगा आंसर आपका, थर्ड आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the amount of solid residue produced by decomposition of 40 ml calcium carbonate having 75% purity, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं, CaCO3 को अगर आप डिकम्पोज करते हैं सर, तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस साथ में CO2 निकलता है। अब CO2 क्या है, गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो आपसे सॉलिड रेसिड्यू के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस फॉर्म में निकलता है। ये आपको दिया गया है सर, कितना दिया गया है सर आपको, 40 ग्राम। तो 40 सबसे पहले, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं, सबसे आसान मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं सर, ठीक है। तो इसका गिवन वेट है 40, मोलर मास रख लीजिए सर, 100 हो गया। तो ये आ गया 0.4। कोई दिक्कत है, इतना कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसका कितना परसेंट सर आपसे कह रहा है, 75%। तो 0.4 का 75% निकालिए। तो कैसे निकालेंगे सर, जल्दी बताइए। हाँ, इनटू क्या करेंगे, 75/100। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, लिख दे रहे हैं बेटा 0.4 × 75/100, ठीक। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। क्लियर हो गया। तो इतने मोल एग्जैक्टली मिलेंगे, क्योंकि 75% के लिए पूछ रहा है। अब ध्यान देना बेटा, इसके निकालना है, तो इसके मोल कितने आ गए, 0.3 75% के बाद। तो 75% के लिए 0.3, तो इसके लिए। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर कोफिशिएंट सेम है दोनों का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा नहीं आया था तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जिसका मोल निकालना है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट कितना है, 1। और रिएक्टेंट में देख लो, जिसके द्वारा हम मोल निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, 0.3। अब आपको क्या पूछा गया है, व्हाट अमाउंट, मतलब वेट पूछा गया है बेटा। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, 0.3 इंटू मोलर मास बेटा, कैल्शियम का होता है आपका 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपका हो गया 56, ठीक है। 40 10 50 और 56 16 होता है। तो इसको सब सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16.8 ग्राम के समथिंग। ये सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली वेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तरीका सबसे आसान पड़ता है, इसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो ये आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है। ये 75% के लिए है बेटा, 75% के लिए कितना आया है, 0.3। क्लियर हो गया। और आपको एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं सर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑलरेडी आ चुका है नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया गया है, वहाँ परसेंटेज कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा सर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 ग्राम एथाइलिन। तो बेटा एथाइलिन दिया गया है, क्या होता है, C2H4। क्या होता है बेटा, C2H4। क्लियर हो गया।
इसका क्या करना है, कंबशन। तो बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हम कंबशन करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से मिलेगा हमें CO2 और बेटा साथ में मिलता है H2O। अब सर इसको बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन। तो जब बैलेंस करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर रख देंगे 2। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितने बेटा 4 हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3O2। रिएक्शन बेसिक बैलेंसिंग है बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेना आसान रहेगा। क्या कह रहा है, 2.8 ग्राम, ठीक है ना, क्या, एथाइलिन। तो बेटा नंबर ऑफ मोल सबसे पहले इसके निकालोगे, 2.8 डिवाइड करना बेटा, इसका मोलर मास निकालो बेटा, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। तो ध्यान देना, एक कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन का 24 हो गया बेटा, और हाइड्रोजन का 4, तो 24 + 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये नंबर ऑफ मोल सर आ चुके हैं कितने, 0.1। कोई दिक्कत। अब आपको पूछ रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछ रहा है आपसे, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान देना बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं दूसरे वाले के याद रखना। इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए सर, ऑक्सीजन के निकालने हैं। छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी इसमें गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। इसके निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पहले निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम वेट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो बेटा जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना है, 3 रख दो। जिसके द्वारा निकालना है, इसके द्वारा निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 है, रख दो, इनटू बेटा 0.1। अब ध्यान दीजिए, यहां सर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ चुका है कितना बेटा 0.3। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात याद रखना, जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट, जिसके द्वारा निकालना है उसका कोफिशिएंट से डिवाइड करो, इनटू नंबर ऑफ मोल्स रख दो जिसके द्वारा निकालना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 0.3 आ चुका है। अब आपको सर वेट बताना है, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू बेटा मोलर मास। सर रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है कितना 0.3, और बेटा मोलर मास O2 का हो जाएगा बेटा कितना 32। बताओ कितना आएगा बेटा, 3 3 9 और 0.6, तो ये आ जाएगा 9.6 ग्राम। तो आंसर कौन सा आ रहा है 9.6 ग्राम, आंसर आ रहा है थर्ड। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए सर जल्दी से। चलिए, तो होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम मेथेन। क्या कह रहा है, 1.6 ग्राम मेथेन की बात कर रहा है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको वेट गिवन हो या मास गिवन हो तो मास लिखो, और इससे सबसे पहले बेटा निकालो मोल, ठीक है। और इसके लिए लगेगा फॉर्मूला N इक्वल टू जो मास लिखा है या वेट, मास या वेट बात एक ही है बेटा, अपॉन मोलर मास रख देना, बस ये ग्राम में होना चाहिए। इससे आपने निकाल लिए सर मोल। उसके बाद बेटा अगर आपको निकालना है मॉलिक्यूल, क्या निकालना है मॉलिक्यूल, तो इसके लिए बेटा करना पड़ेगा आपको सिंपल सा काम, जो आपने मोल निकाले उसको मल्टीप्लाई करा दो Na से। Na होता है एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद सर सिंपल सी बात बता दें आपको, इसके बाद निकालना है आपको नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, जो आपने मॉलिक्यूल्स निकाले इनटू कर देना एटॉमिक सिटी। क्या कर देना बेटा, एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है वही उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी एटॉमिक सिटी। ठीक है ना सर। मान लीजिए अगर H2SO4 की बोले बेटा बात करें तो H2SO4 की एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी, H2SO4 की बेटा तो 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 5 और 2 7, कितनी हो जाएगी एटॉमिक सिटी 7। क्लियर हो गया ना सर। चलिए, तो ऐसे निकालना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मॉलिक्यूल तक निकालना। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कंपाउंड के, ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन हो उसमें मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल तक निकालना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कराना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं बेटा। मास आपको गिवन है कितना 1.6, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मोलिकुलर मास।
मॉलिकुलर मास निकाल मेथेन का कितना हो जाएगा बेटा 16, क्योंकि CH4 फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने 0.1। ठीक है ना सर। अब ध्यान दीजिए ये 0.1 आ चुके हैं, अब आपको मॉलिक्यूल निकालना है, तो 0.1 इंटू बेटा Na कर देंगे, क्योंकि आंसर आपका Na में आ रहा है, आप Na रखिए ये Na की वैल्यू, लेकिन आंसर Na में है इसलिए, इंटू बेटा क्या इलेक्ट्रॉन, तो बेटा CH4 मेथेन, मेथेन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको हम बता दें बेटा इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो सीधा जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर सबका काउंट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक हाइड्रोजन का बेटा 1, तो 4 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया आपका 10, और यही हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, तो इनटू कर देना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 Na। बताओ बेटा कोई दिक्कत है? 10 इंटू 0.1 करोगे तो 1 Na, मतलब आंसर आ गया आपका 3rd। तो ये छोटी सी ट्रिक अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रिवर्स भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे के मॉलिक्यूल पूछ सकता है, तो भैया क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटॉमिक सिटी, मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, मॉलिक्यूल से मोल पूछ सकता है, तो बेटा क्या करोगे, मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na, मोल निकाल आए हैं आपके, मास बताना है, तो क्या करोगे, मोल इनटू मोलर मास, क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज रिमेन फिक्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू। अब आपने बेटा मोल कॉन्सेप्ट में डिफरेंट लॉ पढ़े होंगे, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड गैलोसिक लॉ। ठीक है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले सोच लेना फिर उसके बाद वीडियो देखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना बेटा। किसका है ये बात, किसने कही थी कि फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ये बात हमने पढ़ा था बेटा किसमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसमें पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। क्लियर हो गया, तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और डायरेक्ट दिया भी गया है आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही दिया है मोल कॉन्सेप्ट में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अब देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज नॉट करेक्ट, बेटा नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर हम यहां पर इसकी नंबरिंग करें बेटा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 5 और 6, ये नंबरिंग हो जाएगी। नाम लिखे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं मिला के, 2 क्लोरो हो गया बेटा, 4 पे मेथिल लगा है तो 4 मेथिल हो गया। और एक चीज़ बता दें आपको, ये जो कंपाउंड होता है सर, इसका नेम होता है कॉमन नेम OCH3। Me का मतलब बेटा क्या है, ये CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है ना, तो OCH3 बेटा मेथॉक्सी ग्रुप होता है। और अगर इसको बेंजीन में लगा दें तो ये कंपाउंड बन जाता है आपका एनिशोल। क्या बन जाता है बच्चा, एनिशोल। ठीक है ना, तो ये इसके बाद इसको हम एक कंपाउंड मान लेंगे, ठीक है, कॉमन नेम है, तो इसलिए उसके बाद इसकी नंबरिंग किया तो ये एज अ क्या लग जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 क्लोरो 4 मेथाइल एनिसोल, तो ये बिल्कुल सही है सर। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया तो ये सही है, छोड़ दो भैया। अब एक चीज आपको और बता दें सर, अगर बेंजीन रिंग में NH2 लगा हुआ है, क्या लगा है सर, NH2 लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एनिलीन सर। क्या होता है, एनिलीन। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम की वजह से नंबरिंग हम हमेशा यहां से करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनिलीन हम कॉमन नेम मान रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर यहां पर ध्यान से देखें तो बेटा देखो 2 पे क्या लगा है, मेथाइल, और 4 पे क्या लगा है, एथाइल। अब एथाइल बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, किससे, मेथाइल के, तो हम एथाइल पहले लिखेंगे, तो 4 एथाइल 2 मेथाइल क्या हो जाएगा बेटा, एनिलीन। क्या हो जाएगा, एनिलीन। और ऐसा ही लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं बेटा। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करें, ठीक है, तो ध्यान दो, या तो नंबरिंग हम यहां से कर सकते हैं, या तो हम यहां से कर सकते हैं, या तो हम यहां से। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं सर, तो सिंपल सी बात आप समझिएगा, अगर नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 पहुंच जाएगा, ठीक, यहां से करोगे 1 2 है, यहां से करोगे 1 2, तो इन दोनों में कहीं से कर सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्यों ऐसा, क्योंकि भैया आपने एक रूल पढ़ा होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल।
वो यहाँ पर लगेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो 4 पे आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो गलत दिया गया है, 4 क्लोरो दिया गया है, तब कि ये 4 क्लोरो नहीं होगा। और 1,3, तो 1,3 कैसे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से करो या फिर यहां से, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल तो यही कहता है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 ये होगी 5 6, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो होना चाहिए और 2 पे आपका 2,4 पे डाइनाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। तो इसमें बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू लिख लेना लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर बेटा लास्ट ऑप्शन को भी देख लें बेटा, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बेंजीन रिंग जो होता है, ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग है आपका, इसमें अगर हम OH लगा दें सर, तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है? फिनॉल। पढ़ा होगा आप सबने, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बेटा इधर 3 मिथाइल पहले है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 क्या लगे हैं? मिथाइल ग्रुप हैं, तो दोनों लिख लेंगे 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। बट आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया, तो उस वजह से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा सर? वो होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी शोन। तो आप सबको ये रिएक्शन तो पता ही होगी, बता दीजिए, अगर नहीं पता तो हम बता दें भैया। कार्बन की रिएक्शन अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा? कॉपर निकलेगा और CO2 निकलेगा। तो कार्बन की रिएक्शन अगर CuO के साथ कराएं तो यहाँ पर कॉपर निकलता है और CO2 निकलता है। बैलेंस कर लेंगे सर, 2 आ जाएगा यहाँ, 2 कॉपर आ जाएगा, ठीक है, पढ़ा होगा सबने। अब अगर सर यहाँ पर CO2 की रिएक्शन करा दें किसके साथ? CaOH होल ट्वाइस, देन यहाँ से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बेटा H2O निकलेगा। बैलेंस कर लेना, ठीक है। और यही कौन से कलर का होता है बेटा? पता होगा सबको, मिल्की कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? मिल्की कलर का। तो हमने क्या यूज किया बेटा? देखो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। हीटिंग द कंपाउंड विथ सोडियम, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो गलत हो गया भैया। हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, तो ये कम आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ भी देख लेते हैं, हीटिंग द कंपाउंड ऑफ बंसन फ्लेम, बिल्कुल गलत है। हीटिंग द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल गलत है। तो आंसर किस पर चले जाएंगे सर? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 85। लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टार्टेड, पीरियोडिक टेबल का है बेटा, ठीक है ना। हाँ याद किया होगा आपने, हिंट दे दें, सारे गामा पादानी सा, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भैया। क्या कहा था इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि एवरी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा? सेम होंगी, ठीक है। कहां तक बनाया था? कैल्शियम तक सिर्फ अरेंज किया था, आगे क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां से ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते, और अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट को काउंट करोगे तो फिर 1 और फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। और दूसरा ड्रॉबैक भी था यहाँ पर, क्या था सर? जल्दी से बता दीजिए। दूसरा ड्रॉबैक ये भी था कि इन्होंने इनर्ट गैस को काउंट नहीं किया था। यस सर, तो इन्होंने सीधा सीधा एक बात बोला था कि एवरी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी सर? पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी सर? सेम होंगी। तो देख लेते हैं भैया। पहला ऑप्शन है एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि बिल्कुल ही क्या है? सही है। बाकी देख लेते हैं भैया। एवरी थर्ड एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, बिल्कुल गलत है भैया, थर्ड वर्ड की बात इन्होंने नहीं किया था। थर्ड ऑप्शन है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन द अदर 2 मेंबर, नो भैया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 4 और 8, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को याद भी कराया गया था म्यूजिकल वर्ड के नाम से, कुछ बनाए गए थे। व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 112। तो आपको बता दें सर, 100 के बाद अगर आपको नेमिंग लिखना है तो उसके लिए बता दें आपको, ये आपको अगर याद है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप नेमिंग लिख लोगे। सर 0 के लिए क्या लिखते हो? बोलो, नील। 1 के लिए अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स,
सेप्ट, बेटा यहाँ पर हेप्ट मत लिखना, सेप्ट लिखना, ठीक है। ऑप्ट, और इसका नॉन नहीं होता बेटा, इन होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर भी एक बार देख लो। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 दिया है, तो 1 के लिए लिख लो बेटा क्या, अन। फिर दिया गया आपको 1 तो लिख लो अन, फिर दिया गया है 2 तो लिख लो बाई, और लास्ट में बेटा आपको कुछ नहीं करना, आई यू एम लगा देना। तो यहाँ आई पहले से लगा है तो सिर्फ यू एम लगाएंगे, अन अन बी एम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये लिखना है, उसके आगे जो भी नंबर दिया हो उसके आगे क्या लगा देना है, आई यू एम। तो ये हो गया आपका सर नेम। अब अगर इसके सिंबल की बात करें बेटा तो वो क्या हो जाएगा, तो पहला लेटर यू है तो पहला लेटर लिखो, फिर दूसरे वाले का पहला लेटर यू है, फिर तीसरे वाले का बी, तो यू यू बी इस तरीके से लिखा रहता है, यू यू बी, ये आपका सिंबल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा सर, अन अन बी एम और यू यू बी, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बेटा क्या दिया है, अन नील बी एम, तो 1 0 और 2 102 के लिए है, अन अन नीलियम तो 1 1 0 के लिए है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अनट्रियम तो 1 1 3 के लिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सब गलत हैं, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना सर। चलिए, टू विच ग्रुप एंड एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर बेटा 88, 88 की बात कर रहा है सर, ठीक है ना। तो आपको काफी सारी हिंट बता देंगे इसके लिए, हम बहुत सारी हिंट बताएंगे। पहली हिंट तो ये है कि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें सर, कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, तो ध्यान दो कैसे लिखेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, नोबल गैस लिखो, ठीक है, और आपका आ जाता है बेटा, काउंट कर लेते ये तो 5 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7, हाँ, तो यहाँ पर आ जाता है 7s2, क्या आ जाएगा 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेटा आप सबको पता है क्या बताना है आपको, ग्रुप बताना है, ठीक है ना। तो ग्रुप पहली बात तो आपको सबको पता है, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा सर, ब्लॉक हो जाएगा S, क्योंकि देखो ऑर्बिट कौन सा है, लास्ट वाला S है, तो S ब्लॉक हो गया। अब S ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो बेटा अगर यहाँ पर S ऑर्बिटल पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो फर्स्ट ग्रुप होता, और 2 है तो कौन सा होगा बेटा ग्रुप, बताओ जल्दी से, 2 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका 2, तो क्या हम 4 ऑप्शन में जा सकते हैं, 4th पे ऑप्शन पे जा सकते हैं, जल्दी बताओ भाई, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों शेयर वगैरह कर दीजिएगा वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो बाद में आप लोग अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा गया सर, क्या पूछा गया, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देख के एक बार एलिमेंट लिख लें, जो लिखना चाहें, वैसे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा सही रहेगा। तो बेटा देखो 6 2 8 2 10 1 11, तो बेटा 11 मतलब सोडियम, 10 12 और 3 15 फास्फोरस, 10 और 6 बेटा 16 सल्फर, 10, ठीक है, 12 और 13 मतलब एल्यूमिनियम, ठीक, क्लियर हो गया। अब इस सब में बेटा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता था सर, कौन सा कॉन्सेप्ट आता था, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर 3p4 आ रहा है, 3p1 आ रहा है, और यहां पर 3p3। भैया अगर आपसे कोई पूछे कि इस ऑर्बिटल में कितने सबसे, तो ध्यान दो यहां पर होगा, अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हाफ फिल्ड है, और पूरे 6 कर दें तो फुल फिल्ड, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आधे किए हैं हमने, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी अदर के कंपेयर में ज्यादा होगी, जैसे 4 है यहाँ पर 1 है, इनके कंपेयर में क्या होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, लिख लेना, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज जनरली यूज्ड टू प्यूरिफाई दोज लिक्विड व्हिच, ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़ लेना बेटा क्वेश्चन आप लोग,
अब एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ से। हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने प्यूरिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग है। लो बॉइलिंग पॉइंट कोई मतलब नहीं। आर वोलेटाइल, इससे भी कोई मतलब नहीं। हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाँ हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड विच डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है बेटा, उससे कम वाले बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, डिकम्पोज। तो बेटा आपका क्या है, थर्ड। हैव अ लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं, डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो आंसर का हो जाएगा आपका एग्जैक्ट बेटा थर्ड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ड्यूमाज मेथड 0.52 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गेव कितना बेटा, 68.6 ml N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 756 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर दिया गया है, प्रेशर की यूनिट है, मरकरी नहीं लिखा बस अंडरस्टूड होता है प्रेशर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो आप सबको एक फॉर्मूला बेटा सिंपल से याद होगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो लिख लेते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि सर यहां पर हम कैसे P2 और V2 मानेंगे, ठीक है, इस चीज का आपको पास एक डाउट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए तो आपको मानना है बेटा कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर हो जाएगा आपका एट STP की जब बात करेगा तो एट STP में बेटा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा, 273, ठीक है ना। और जो आपका प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। इसमें लिख लेना बेटा, जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो 1 atm, उसको लिखते हैं हम बेटा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि दूसरा वाला इसी में दिया गया है। तो देख लेते हैं बेटा, और V2 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो P1 अगर हम निकालें बेटा तो P1 आपको दिया गया है कितना, 756 अपॉन बेटा इनटू V1 की बात करें, V1 दिया गया है 68.6, T1 आपको दिया गया है 27 को कन्वर्ट करो बेटा तो ये 300 आ जाएगा, इक्वल टू P2 आपको सर दिया गया है कितना 760 अपॉन V2 आपको निकालना है और आ जाएगा बेटा आपका T2 कितना, ये T2 है बेटा दूसरा टेम्परेचर 273। यहां से V2 जल्दी से कैलकुलेट करिए बेटा, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से V2 आ जाएगा बेटा आपका 62.0। कितना आएगा बेटा 62.09। ये आपका V2 आ चुका है, क्लियर हो गया। अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो जाएगा, कितना कह रहा है आपसे परसेंटेज इसका, नाइट्रोजन का बताना है बेटा। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 24 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 100, नहीं STP पे बताना है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है बेटा, वो लिख लेना आप लोग, ठीक है, एट STP होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ वही नहीं मिला, तो एट STP आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड है। तो 2 ml में तो 400, ठीक है। हाँ अब आगे देखो बेटा, इनटू क्या हो जाएगा V2 अपॉन वेट ऑफ 2। तो V2 कितना निकाला हमने 62.09 अपॉन वेट कितना था बेटा, वेट दिया था आपको कितना 0.52 इनटू बेटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ N2 यहाँ से निकल के आ जाएगा सर आपका 14.93%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस 2 जीरो से ख़त्म कर देना तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नाइट्रोजन बेटा ये 28 आएगा, सॉरी एक का बेटा 14 होता है, इंटू 2 करोगे तो 28, ठीक 28 है, दोबारा लिख दे रहे हैं एक सेकेंड।
28, जब सॉल्व करेंगे आएगा 14.93%। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन थर्ड कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड सेकंड, हाँ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इन Jindal method of estimation of nitrogen is quantitatively converted to ammonium sulfate. It is then treated with standard solution of alkali. The nitrogen which is present at estimated gas. याद रखना बेटा, जब कभी भी आपसे पूछे, ठीक है ना, Jindal method, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा याद रखना है बेटा क्या, कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस होती है बेटा? NH3। क्लियर हो गया, तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड, तो देखो बेटा सबका इक्वल वैल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? इक्वल वैल्यूम। और किसमें? STP में आर द इन द ऑर्डर, ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा सिमिलर कंडीशन, ठीक है ना। अब STP में है तो सबकी कंडीशन क्या है? सिमिलर है बेटा, सबका वैल्यूम क्या है? सेम है। तो याद रखना बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। आपने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सबके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बेटा, मतलब अमोनिया, O2 और CO2 सबके क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। तो याद रखना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कुछ लोग कैलकुलेट करने लगेंगे, ml को कैलकुलेट करके सबके मोल निकालेंगे, ml को ग्राम में चेंज करके सबके मोल निकाल लेंगे, या फिर 20 STP है तो 22.4, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल बताना है सर, तो सबके मॉलिक्यूल बताना है, मतलब सब में Na का मल्टीप्लाई कराना है एवोगाड्रो नंबर का। तो बेटा सबके मोले निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 34 डिवाइड बाई कितना करोगे? 18, तो ये आपका आएगा 1.9 समथिंग। ठीक है, 2 टाइम थोड़े से बचा। फिर इसकी बात करें तो 28 अपॉन आ जाएगा सर आपका CO2 44, तो 0 पॉइंट आएगा आपका कुछ 80, 16, 20, 50, 6 समथिंग। फिर इसका निकाल लेना बेटा 46 अपॉन, ये आएगा कार्बन है 12, 14, 32, कार्बन है बेटा 12, 3 ऐड करो 15, और एक 16 हाइड्रोजन को, 16, 16, 32, तो ये आपका आएगा 1.4 के समथिंग। एग्जैक्ट बेटा अप्रॉक्सीमेट है सारी वैल्यू। 54 ग्राम, तो 54 अपॉन 44 आ जाएगा बेटा। 28 ये हो गया प्लस 16, तो 8 4 12 और 2 16, 44 मतलब 14, तो ये आपका 44 आ गया। ठीक है, तो 44 ये आपका 1.2 के समथिंग होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीज है बेटा कि इन सब में किसका मल्टीप्लाई करा दें? Na और Na, क्योंकि सबके लिए सेम है। तो Na सब में सेम, तो जिसके मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU इज इक्वल टू, तो बेटा याद रखना 1 AMU इक्वल टू होता है 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, क्लियर हो गया। ये होता है आपका ग्राम में। अब जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 AMU इक्वल टू, ये भी होता है, ये भी जब इसको सॉल्व कर लोगे 1 अपॉन, तो ये होता है 1.67 या 66 भी लिखते हैं, इंटू 10 की पावर बेटा उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 24, क्योंकि ये बेटा पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये आपका होता है ग्राम। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। तो ये तीनों बातें सही है। ठीक है, तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर इसमें? ऑल। कुछ लोग इसको देख के भाग आए होंगे, टिक करके भाग आए होंगे, तो उनका गलत हो जाएगा। तो आप लोग चारों ऑप्शन को देखें, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्स विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो ध्यान देना बेटा H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, बैलेंस करोगे 2 मोल आ जाएगा। ट्रिक बता दें खतरनाक वाली, जिससे 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाए। चलो ठीक है, देखो
क्या कह रहा है सर, इसके कितने मोल, लीटर दिया गया है एसटीपी में तो 22.4 सर, तो मोल निकालने के लिए क्या होगा 22.4 सर, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। इसके मोल निकाल लो सर, तो आपका दिया गया है 11.2 डिवाइड बाई 22.4। देखो बेटा एसटीपी एट ईच दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स सर आपका 0.5 या 1/2 मान लीजिए, 1/2। कोई दिक्कत? अब आपको डिसाइड कर लो बेटा लिमिटिंग रीजन कौन होगा, तो सिंपल सा तरीका है लिमिटिंग रीजन निकालने का, मोल हो, वैल्यूम हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल हो, सीधा डिवाइड कर दो किससे, कोफिशिएंट से। तो 1 का कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिवाइड करोगे बेटा कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 ही रहेगा। 1/2 डिवाइड करोगे 1 से तो उतना ही 1/2 रहेगा, तो जो लीस्ट वैल्यू आएगी वही आपका लिमिटिंग रीजन, तो ये आपका सर लिमिटिंग रीजन है। अब इसके द्वारा इसके मोल निकालना है, तो आपको फिर से हम वही बता दे रहे हैं ट्रिक छोटी सी, नंबर ऑफ मोल्स HCl निकालना है आपको, जिसका मोल निकाल रहा है उसका कोफिशिएंट रख दो सर कितना 2, जिसके द्वारा निकाल रहे उसका कोफिशिएंट कितना सर 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सर 1/2, 2 से 2 खत्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया बेटा 1। क्या निकालना है, वेट निकालना है कि मोल निकालना है, द मोल ऑफ HCl, तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका कितना 1, कितना आ जाएगा सर 1। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ भैया क्लियर है या नहीं, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 मोल HCl, फर्स्ट हो जाएगा सर आपका, ठीक है, आ गया होगा बेटा समझ में आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप इसको यूनिटी मेथड से करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे उसको नहीं यूज कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है बेटा, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। अच्छा 22.4 क्यों किया है यहाँ पर, तो याद रखना बेटा ये STP की बात कर रहा है, ठीक है, अगर STP वगैरह ना दिया होता तो हम सीधा वेट रखते या गिवन वेट जो भी है डिवाइड क्या कर देते मोलर मास से, तब भी हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है, तो ध्यान दो बेटा इसमें एक हाइड्रोजन है, पूरा एक्सपेंड कर लेंगे ताकि काउंट कर लें अच्छे से, CH लगा है, डबल बॉन्ड CH लगा है बेटा, फिर CH H काउंट करिए यहाँ पर बेटा, अगर इस कार्बन के लिए काउंट करें तो देखो क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 2 सिग्मा, पाई काउंट कर ले पहले, फिर सिग्मा एक साथ काउंट कर लेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे थे। ध्यान दो सर, यहाँ पर बेटा 2 पाई है और यहाँ पर 1 पाई है, टोटल 3 पाई हो गए हैं। वैसे आंसर यहाँ से बता सकते हो क्योंकि इन सब में 3 पाई है, लेकिन सिग्मा भी काउंट कर लेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सिग्मा है बेटा 10 सिग्मा और 3 पाई, काउंट करो सर आंसर कौन सा हो जाएगा 3rd। समझ में आया बेटा, याद रखना एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। चलो अगला देखो, सॉरी, विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज देयर इन द कंपाउंड। ध्यान दो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सिंपल है, H H H C H डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कार्बन का निकालें बेटा तो 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के वैलेंस सेल में 4 चारों शेयर कर दिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें बेटा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें बेटा 1 2 3 सिग्मा sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें बेटा 1 सिग्मा 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लो, मतलब देख लो कौन सा है बेटा, sp3 sp2 sp2 sp, बेटा फर्स्ट ऑप्शन चल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका नेम बताना है बेटा, ठीक है ना, करेक्ट नेम बताना है। चलो ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, इधर से अगर नंबरिंग कोई करता है तो 1, कोई कहेगा सर हम इधर से नंबरिंग करना चाहेंगे, तो ध्यान दो बेटा 1, इससे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बेटा अगर आप इधर से करोगे 3 पे क्या आ रहा है, एथिल ग्रुप मतलब E। अगर इधर से करते 1 2 3 तो आपको मेथिल आता बेटा M। तो आप सबको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बेटा E आता है, बाद में M आता है, ठीक है ना, तो सर हम E को आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। क्लियर हो गया, तो नंबरिंग आपकी सही होगी। अब नेमिंग लिख लेते हैं बेटा, फिर मिला देंगे। तो बेटा कहाँ पर 3 एथाइल
4 मेथाइल, और कितने कार्बन के साथ, तो इसके लिए लिखते हैं हेप्ट और एन, हेप्टेन। मिला लो भैया, 3 एथाइल 4 मेथाइल, जल्दी से बताओ, इसमें तो ऑप्शन हमें कोई लग ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ओके बेटा, ये 4 पे नहीं 5 पे, ठीक। ये आपका 5 मेथाइल, क्लियर हो गया, 5 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3 एथाइल 5 मेथाइल हेप्टेन, पहला। बेटा ये 5 पे लगा है, वो नीचे दिख गया CH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स IUPAC, ओके। तो ध्यान दो बेटा, कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर इसका नाम देखें बेटा, तो आप सबको हम थोड़ा सा बता दें, इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया O CH2 और CH3, ठीक है, क्लियर हो गया सर। वही चीज लिखा है बेटा, कोई चेंज नहीं किया। अब देखो बेटा, इसका ये आपका कंपाउंड दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका नेम लिखना है, तो ध्यान दीजिए, जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिखा है बेटा, ये एथाइल, तो एथाइल लिख लो, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा यहां से नंबरिंग करना, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए लिखोगे ब्यूट, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से तो लिखोगे एन, ई अभी नहीं लिख रहे हैं, क्यों, चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बेटा ये इसके लिए क्या यूज करते हैं, ईस्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ईस्टर, तो इसके लिए OAT यूज करते हैं, OATE, OAT। तो यहां पर लिखोगे तो OAT लिखोगे तो O आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, वॉवेल, तो लिख लेना OAT, और यही लिखा है यहां पर, देखो बेटा ध्यान से, तो आपका ये सही है, ठीक है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया, चलो इसको देखते हैं। तो बेटा CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगाए, ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग हो गया 1 2 3 और 4, तो 3 मेथाइल और 4 कार्बन है, तो ब्यूट और एन और अल, ठीक है, सही लिखा है, ब्यूटानल। फिर अगर इसकी बात करें बेटा ध्यान से, तो इसको ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा सॉरी, 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑन। तो देख लेते हैं बेटा, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पे ये आता है, इधर से भी 3 पे आता है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, क्योंकि यह सब चुन दिया है, तो 1 2 और 3 और 4 और 5, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, 4 और 5, ठीक है। अब देखो बेटा 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लिख लिया, 5 कार्बन है, पेंटेन लिख लिया, पेंट लिख लिया, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो एन लिख लिया। और 3 पे देखो बेटा कीटोन लगा है, तो कीटोन के लिए कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ओन, तो यहाँ से ई हटा दिया और 3 ओन लिख दिया, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इसको काउंट करते हैं सर, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, मेथाइल ग्रुप आ गया, लेकिन इसकी नंबरिंग गलत है। मान लो तुम इसको सफिक्स के क्रम में काउंट कर रहे हो, अल लिख रहे हो, ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 कर रहे हो, 4। तो सर ये बताइए 3 पे मिथाइल लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 पे अल क्यों लिखा है जब ये 2 पे दिया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, और यही पूछा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप सबको पता ही होगा बेटा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, मतलब सबसे कम किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन चेक करो कौन सा मिल रहा है भैया, 3rd मिल रहा है, लगा दो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, इसमें एक क्वेश्चन हमें पूछना है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे,
वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, बाद में आप करेंगे। आपको बताना है सर इन तीनों का ऑर्डर बताना है, किसका, इलेक्ट्रॉनोफिलिटी का। ये हमारा क्वेश्चन है। जितने लोग वीडियो देखेंगे तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। हम सबका आंसर देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही टेस्ट देते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। एक दिन मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपके नाम होगी।